Hello guys, welcome back to my channel. This is Hers. Today I am going to tell you how to score 60 plus marks in chemistry for JEE Mains. Okay? तो जैसे कि मैंने फिजिक्स के बारे में बताया था कि फिजिक्स में 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है क्वेश्चन पेपर, हार्ड, इजी और तीसरा था ग्राफिकल मेथड। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट होता है केमिस्ट्री पेपर। केमिस्ट्री पेपर में 60 प्लस मार्क्स करना मतलब काफ़ी आसान होता है इन कंपेरिजन ऑफ टाइम। जैसे फिजिक्स में जितना टाइम लगेगा उससे बहुत कम टाइम लगता है केमिस्ट्री में 60 प्लस मार्क्स लाने में। ओके, तो इसमें मैं इस पेपर में मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। ओके, इसमें भी मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। पहला न्यूमेरिकल मेथड और दूसरा मतलब कन्वर्जन मेथड, जो भी आप मतलब कन्वर्ट करते हो, कोई रिएक्शन दिया हुआ है, और तीसरा हम लोग कहते हैं उसको रटने वाला मेथड, जिसको आप रट के पास करते हो। जैसे अगर पूछ देगा कि हाँ इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, या फिर इसमें अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तब तो आप आसानी से बता सकते हो। लेकिन बहुत सारे लोग को केमिस्ट्री समझ में नहीं आता, इसलिए वो लोग क्या करते हैं कि रटते हैं केमिस्ट्री को। तो उनके लिए ये वीडियो ज़्यादातर अच्छी है, क्योंकि ये वीडियो में मैं बताऊंगा कि हाँ केमिस्ट्री में एवरेज स्टूडेंट कैसे 60 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। तो इसमें मैं एक और चीज़ बताऊंगा कि न्यूमेरिकल मेथड, ठीक है ना। न्यूमेरिकल मेथड में बहुत सारे जो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो हम लोग से नहीं बनते हैं। ओके, क्योंकि हम लोग एवरेज स्टूडेंट होते हैं, एवरेज से नहीं बन पाता केमिस्ट्री खासकर, क्योंकि बहुत सारे लोगों का वीक पॉइंट होता है और किसी लोगों का स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है केमिस्ट्री। तो ये बेसिकली जो वीडियो लेक्चर है वो मतलब जो भी एवरेज स्टूडेंट है उनके लिए। ओके, तो मैं उनको न्यूमेरिकल मेथड से कुछ ही चैप्टर जो होगा वो मतलब कंप्रेस करके दूंगा कि हाँ उसी में से जो क्वेश्चन आएंगे सब आएंगे। ओके, और उसका मैं गारंटी नहीं लेता हूँ, क्योंकि उससे क्वेश्चन आएंगे नहीं आएंगे हमको नहीं पता, ठीक है। लेकिन जो भी मैंने बोला एक कन्वर्जन मेथड हो गया, या फिर जो भी हम लोगों का याद करने वाला जो पोर्शन हो गया, उसमें मैं काफी हद तक बता सकता हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो पहली बार की कन्वर्जन में मैं कुछ ही टॉपिक्स लूंगा, जैसे एमीन हो गया, अल्कोहल हो गया, इन सभी से कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन लूंगा, ठीक है। और उसका मैं पीडीएफ बना दूंगा और वो मैं नीचे ऐड कर दूंगा। ओके, और दूसरी बात की जो भी मैं रटने वाला मेथड बता रहा हूँ कि हाँ जो भी रट के पार हो जाए, उसके लिए मैं कुछ स्पेसिफिक टॉपिक बता दूंगा। जैसे पी ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक में बहुत सारे ऐसे चीजें, जो एटॉमिक रेडी हो गया या फिर बॉन्ड ऑर्डर हो गया, ये सभी चीज का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर। इसका मैं कुछ नहीं तो मैं 60 पॉइंट्स लिख दूंगा और उसी 60 पॉइंट से क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, और इसमें कुछ स्पेसिफिक चैप्टर भी ऐड करूंगा जिससे क्वेश्चन आते हैं और नहीं भी आते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां से हर एक चैप्टर से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है, मेनली देखा जाए तो, ठीक है ना। तो हम लोगों ने इनऑर्गेनिक में जो भी होगा मैं बता दूंगा कि हाँ कहाँ से आएंगे न्यूमेरिकल पोर्शन, लेकिन ऑर्गेनिक में मैं रिएक्शन बता दूंगा कि कौन सा रिएक्शन देख लीजिएगा। और इसमें एक और चीज बताऊंगा कि जो भी हम लोग का रटने वाला मेथड है उसमें मात्र 60 पॉइंट्स ही बताऊंगा। वो 60 पॉइंट से कुछ नहीं तो आपका 20 मार्क्स मतलब कवर हो जाए कि हाँ वो 20 मार्क्स आपका फिक्स है। ओके, और इसके लिए मैं ज्यादा चूज नहीं करूंगा, 30 टॉपिक चूज करूंगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टॉपिक ज्यादा होते हैं। तो 30 टॉपिक में आपको लाने के लिए मैं बोलूंगा 60 नंबर। ओके, जैसे कि आप लोगों को पता ये भी पता चल गया होगा कि जेईई मेंस का एग्जाम कंडक्ट होगी अब अप्रैल को, 18 से 23 अप्रैल के बीच में हो सकती है एग्जाम, हो सकती नहीं मतलब अब कंडक्ट होगा। ओके, तो इसके लिए मैं बोलूंगा कि बेस्ट ऑफ लक। और दूसरी बात, मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का लास्ट डे आपको कौन कौन सी टॉपिक्स पढ़ के जानी है, ओके, या फिर उसको देख के जाना है, या स्पेसिफिक, ठीक है ना। क्योंकि उस टॉपिक से कुछ नहीं तो आपको 20 मार्क्स आपको आ जाएंगे अगर आप देख के केवल जाओगे उस टॉपिक्स को। तो वो मैं लास्ट डे इशू करूंगा उस वीडियो को कि हाँ अपलोड कर देता हूँ अब, ठीक है ना। तो वो लास्ट डे स्ट्रेटजी है, तो वो मैं कर दूंगा। और अभी आपका जेईई मेंस स्टार्ट होने वाला है, तो बेस्ट ऑफ लक। और आपके पास अभी बहुत टाइम है, इसलिए आप आराम से ला सकते हो जेईई मेंस में, कुछ नहीं तो मतलब 150 के अप्रॉक्स या फिर 160 के अप्रॉक्स आराम से ला सकते हो, ठीक है ना। अगर वो आ गया तो उसके बाद मैं बताऊंगा कि हाँ कि कौन सा कॉलेज आपके लिए प्रीफर होगा, कौन सा नहीं होगा, या फिर कौन सा कॉलेज में आपको जाना चाहिए, या फिर अगर जेईई मेंस निकल गया है तो कौन सा कॉलेज आपको काउंसलिंग में हेल्प कर सकता हूँ। ओके, तो बाकी का वीडियो मैं बाद बनाऊंगा। अभी मैं जा रहा हूँ कि हाँ केमिस्ट्री में कैसे स्कोर कर सकते हो 60 प्लस। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, आइए देखते हैं कि हाँ कौन कौन सा टॉपिक्स मतलब करना है। ओके, तो ये रहा गाइज हम लोग केमिस्ट्री का। तो मैंने पहले ही बोला था कि इसको मैंने 3 भाग में डिवाइड किया है। पहला रटना है, दूसरा न्यूमेरिकल पार्ट, और तीसरा जो हम लोगों का होगा वो कन्वर्जन पार्ट, मतलब रिएक्शन वाला पार्ट।
ठीक है। तो सबसे पहली बात कि फॉलो करना है एनसीईआरटी बुक, ये कंपलसरी है। जो भी चीज मैं बोलूंगा वो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से फॉलो कीजिएगा, ओके, वरना नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहला हम लोग लेते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में मैं क्या बांटूंगा, एस पी डी एफ, ठीक है, डी एंड एफ ब्लॉक, एस और पी ब्लॉक, ओके। तो एस और पी ब्लॉक के लिए आप लोग क्या क्या मतलब ये इसका क्या याद करिएगा, ऑर्डर याद कीजिएगा, ओके। तो बताते हैं कैसा ऑर्डर है। आयोनाइजेशन, सॉरी, एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फ्लोराइड, पी ब्लॉक के लिए, पी ब्लॉक के लिए फ्लोराइड, फ्लोराइड, हेलाइड्स, ये भी पी ब्लॉक के लिए है। जो मैं पी ब्लॉक के लिए, वो पी ब्लॉक के लिए सिर्फ इंडिकेट कर दूंगा, ओके। थर्मल स्टेबिलिटी, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो मात्र इतना चीज आपको पढ़ना है, एस और पी ब्लॉक है, ठीक है ना। तो क्या करना है, एनसीईआरटी बुक खोलना है, एस ब्लॉक खोजना है, और उसमें आयोनेशन एंथैल्पी का बहुत सारा चीज दिया होगा, ठीक है ना, कि कोई 4 एलिमेंट है, उसका आयोनेशन एंथैल्पी कितना होगा, किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा, एटॉमिक रेडियस एस ब्लॉक में किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एस ब्लॉक में किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा, वो चीज देखना है। तो इसको, ये सबसे आसान टॉपिक है, जिससे कम से कम कुछ नहीं तो आपको 2 क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 2 क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ओके। तो अब डी और एफ ब्लॉक में आता है। तो डी और एफ ब्लॉक में मात्र मैं 2 ही टॉपिक दूंगा। पहला KMnO3 और K2Cr2O7 का प्रॉपर्टीज देख लीजिएगा। क्या देखना है इसका, प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रॉपर्टीज देख लीजिएगा। तो मैं क्या कह रहा था कि सबसे बड़ी कि इसमें एक और चीज क्या याद कीजिएगा कि इसमें नेम याद कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे फास्फोरिक एसिड हो गया, तो इसका क्या होता है, फास्फोरिक एसिड हम लोगों के पास होता है H3PO3 होता है फास्फोरिक एसिड। लेकिन अगर आपको नाम ही नहीं याद रहेगा कि हाँ फास्फोरिक एसिड किसको कहते हैं, तो आप क्या उसका कुछ भी निकाल पाइएगा, आयोनेशन एंथैल्पी या फिर एटॉमिक रेडियस ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करना, आपको नाम याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। और दूसरी बात, इसके बारे में मैं क्या बोल रहा हूँ कि बस प्रोडक्ट के बारे में याद कीजिएगा। इसका केवल प्रोडक्ट, मेनली इसमें प्रोडक्ट ही पूछा जाता है, ओके। प्रोडक्ट के बारे में याद रखिएगा, ठीक है ना। जैसे ये Cl माइनस, जैसे हम लोग इसमें पढ़ना है कि Cl माइनस Cl2 माइनस बनता है, तो ये इसका हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह का इसका प्रॉपर्टीज ऑक्सीडाइज, ये Cl माइनस ऑक्सीडाइज करके Cl2 माइनस बनाता है, ठीक है, ऑक्सीडाइज करके ये चीज बनाता है। तो ये चीज आप लोगों को देख लेना, बस ये मैं इतना ही बोलूंगा इसमें, ठीक है, इसको देख लीजिए। और दूसरा मैं लूंगा क्या, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, इसमें मात्र और मात्र क्या पढ़ेगा, CFT पढ़ लीजिएगा। क्या इसको क्या कहते हैं हम लोग, क्रिस्टल फिल्म थ्योरी, ठीक है। और दूसरा पढ़िएगा आप इसमें VBT, इसमें क्या पढ़ना हम लोग, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बॉन्ड थ्योरी। और इसमें तीसरा क्या पढ़ना है आपको, कलर कोऑर्डिनेशन
कलर कोऑर्डिनेशन, ठीक है ना, कंपाउंड पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो कलर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या था कि कौन सा कलर मतलब कितना वेवलेंथ ऑब्जर्व करता है, जैसे रेड कितना किया या फिर ब्लू कितना किया, और इन दोनों का किसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा किसका कम होगा, या फिर कौन कितना वेवलेंथ ऑब्जर्व कर रहा है। तो ये सब आता है कलर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। तो कलर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मस्ट याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन आना ही आना है, इससे एक क्वेश्चन। और VVT में एक और चीज बताऊंगा कि इसमें पढ़ लीजिएगा, क्या दिख रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट। ओके, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना इसमें सीख जाइए, क्या मैग्नेटिक मोमेंट निकालना सीख जाइए, तो आपके लिए फायदा होगा। तो अब आता है, बस मैं ये इनऑर्गेनिक में मात्र 3 ही चीज मैंने किया, क्या क्या किया वो चीज आपको कर लेना, उससे मात्र इतना ही करना है, और सिर्फ एनसीईआरटी बुक। और दूसरा ऑर्गेनिक लेते हैं, ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक में भी मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस इसमें क्या, इसमें एक एसिडिटी का और दूसरा बेसिसिटी का रिएक्शन पढ़ लीजिएगा, और इसका कंपैरिजन पढ़ लीजिएगा, किसका एसिडिटी ज़्यादा होता है, किसका बेसिसिटी ज़्यादा होता है, किसका कम होता है, किसका नहीं होता है, ये चीज़ पढ़ लीजिएगा। और इसमें एक और चीज़ आपको क्या पढ़ना है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। रेजोनेंस स्ट्रक्चर का जानते हो क्या पढ़ना आपको, स्टेबिलिटी क्या होता है, ये चीज आपको पढ़ लेना है। ये एनसीईआरटी में स्पेसिफिक करके दिया गया है कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी कितना होता है, ये चीज आपको देख लेना है, बहुत अच्छा है। और इसमें एक और चीज मैं बोलूंगा क्या पढ़ने के लिए, एरोमेसिटी, ठीक है ना। तो इसमें आपको पढ़ लेना होगा। तो फिर जैसा कि हम लोगों को इस बार पिछला बार पढ़ना था एरोमेसिटी कि हाँ इसका ये एरोमेसिटी कितना फॉलो कर रहा है, फिर नहीं फॉलो कर रहा है, तो ये चीज आपको देखना था। लेकिन इस बार शायद इसका क्या करेगा, एप्लीकेशन टाइप क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, एप्लीकेशन टाइप, ठीक है ना। वो आपको 11th वाला जो मतलब बुक होगा एनसीईआरटी बुक, उसमें आपको मिल जाएगा। क्या पढ़ना है इसमें, एप्लीकेशन, ओके, एप्लीकेशन टाइप वाला। तो एरोमेसिटी में ये मात्र अब 2 टॉपिक पढ़िएगा। पहला क्या है इसमें, हकल्स रूल, ओके, और दूसरा प्लानर रूल। ओनली एंड ओनली 2 टॉपिक पढ़िएगा, ओके। तो हकल्स रूल पढ़िएगा और प्लानर रूल पढ़िएगा। और ये था ऑर्गेनिक का नॉर्मल के लिए, ओके। इसमें मैं 2 चीज और बताऊंगा, एक और चीज इसमें देख लीजिए, जगह है, हाँ इसमें, सॉरी मैं इस चीज को जोड़ना भूल गया था पिछला बार, रिएक्शन में आप लोग क्या पढ़िएगा, इसमें आप लोग पढ़ लीजिएगा SN1, SN2, E1 और E2। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से पूछता है, ठीक है ना, कि हाई टेम्परेचर होगा तो E1 और E2 प्रीफर करता है, लेकिन जब लो टेम्परेचर होगा तो SN और SN2। ये होता है टेम्परेचर जब हाई रहता है, टेम्परेचर जब हाई रहता है, और ये जो रहता है टेम्परेचर जब लो होता है, ओके। तो एक और चीज कि इसमें जब हम लोग का E1 E2 का बात होता है, तो सब्सट्रैक्ट जब बल्कि ग्रुप नहीं होता है, तो जो प्राइमरी ग्रुप होता है वो SN1 देता है, और जो सेकेंडरी ग्रुप होता है वो SN2 देता है। सॉरी, ये होता है प्राइमरी ग्रुप, प्राइमरी, और ये हो गया सेकेंडरी ग्रुप जो होता है वो SN2 देता है, प्राइमरी जो होता है SN1 देता है। इस तरह का क्वेश्चन बना लीजिए कि कौन सा जो मॉलिक्यूल है या फिर कौन सा कंपाउंड है जो SN1 दे रहा है, SN2 दे रहा है, या फिर एलिमिनेशन रिएक्शन देख लीजिएगा, ठीक ना। ये चीज आपको देख लेना। तो इसमें मैंने सिर्फ 3 चीज बोला, रेजोनेंस स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी देखिएगा, एरोमेसिटी देखिएगा, और तो इसमें एरोमेसिटी में मात्र 2 चीज, हकल्स रूल और प्लानर रूल। लेकिन रिएक्शन में जब भी देखेंगे तो SN1, SN2, E1 और E2, ये चीज देख लीजिएगा, बहुत अच्छा चीज है, ठीक है ना। इससे क्वेश्चन आता है, इससे कम से कम कुछ नहीं तो आपको 4 क्वेश्चन आना ही आना है। नेक्स्ट जो मैं बोलूंगा वो बोलूंगा कि रिएजेंट देख लीजिएगा, रिएजेंट, ठीक है ना। तो इसमें रिएजेंट में क्या आपको देखना है, रोल ऑफ रिएजेंट।
तो क्या इसमें देखना है कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, जो ये कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, या फिर कौन MnO2 क्या होता है, या फिर रिड्यूसिंग होता है, या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब ऑक्सीडाइज करेगा किसी अल्काइल ग्रुप को तो क्या बनाएगा, या फिर मरकरी ये जब भी मरकरी मतलब डालते हैं किसी में भी, ओके, जब भी हम लोग मरकरी एसीटेट जब डालते हैं तो अल्काइल के अंदर तो मेरे पास क्या बनता है क्या नहीं बनता है, ये सब चीज़ इसके लिए मैं एक PDF डाल दूंगा, या फिर मैं इसका कुछ फोटो लास्ट में दे दूंगा। ओके, तो रोल ऑफ रिएजेंट देख लीजिएगा, आपके लिए फायदा रहेगा। ओके, रोल ऑफ रिएजेंट के लिए मैं एक PDF दे दूंगा। ओके, तो एक और चीज, अब इसके बाद जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है क्या, अल्डिहाइड, कीटोन एंड एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, तो पिछला बार क्या हुआ था कि जो ये अल्डिहाइड है उससे केवल 3 और 4 क्वेश्चन पूछा गया था, 3 और 4 क्वेश्चन। ओके, और किससे पूछा गया था ये चीज आपको देख लीजिएगा, अंडोल कंडेंसेशन। ओके, तो अंडोल कंडेंसेशन से पूछा गया था कितना, 3 से 4 क्वेश्चन। तो मान लेते कि पिछला बार अगर अंडोल कंडेंसेशन मतलब अगर पूछा था तो इस बार शायद चांस हो कि कैनिजारो से पूछ दे, कैनिजारो से पूछ दे, कैनिजारो रिएक्शन होता है ना, इसको देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, इस चीज को मैं बोलूंगा इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं, तो ना इसको देख लीजिएगा, इससे शायद क्वेश्चन आए इस बार। और इसमें जब भी हम लोगों का इन तीनों का बात है, ओके, तो इसमें क्या होगा, हम लोगों को देखना है क्या, सिर्फ और सिर्फ देखना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जितना मैं सोचता हूं अगर उस टाइप से अगर टीचर क्वेश्चन सेट करता होगा तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से इस बार केवल क्वेश्चन देगा, ठीक है ना, जिसमें मालता अल्कोहल का या फिर एमीन हो गया या फिर ये अल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, उसका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन या फिर सब्स्टिट्यूशन देख सकते हैं। तो ये चीज आपको देख लीजिएगा, और बस मैं इसका इतना ही बोलूंगा। और इसमें मैं बोलूंगा कि पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल, केमिस्ट्री इन एवरी डे लाइफ। ओके, तो ये चीज जो मैं बोलूंगा केमिस्ट्री इन एवरी डे लाइफ, ये सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी रीड कर लीजिएगा। अगर इसको केवल आप रीड कर लेते हैं तो आपको फायदा करेगा, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना और कुछ नहीं। और ये ऐसा है जिससे आपको 3 क्वेश्चन आएगा तो आप कुछ नहीं तो 2 क्वेश्चन आप बना सकते हो इससे। तो ये चीज आपके लिए फायदा चीज है कि केवल रीड कर लोगे तो 2 क्वेश्चन आपसे बन सकता है। जैसे अगर इसी में देख लेते हैं बायोमोलिक्यूल में, तो क्या था कि HI या फिर डाइल्यूट HNO3 को मिक्स करते हैं तो हम लोग क्या रिएक्शन होता है, ठीक है ना, उस टाइप का रिएक्शन इसमें देख लीजिएगा बायोमोलिक्यूल में। और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ केवल पढ़ लीजिएगा। और पॉलीमर में तो आप जानते ही हो, अच्छा खासा बायोपॉलीमर ये सब पूछ सकता है आपसे, ठीक है ना। तो ये चीज आपको देख लेना पॉलीमर में। अब देखते हैं कि इसमें मैं एक और चीज भूल रहा हूं, इसमें आपको पढ़ लेना क्या, कार्बोनाइल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ये आप देख लीजिएगा, ये आपके लिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, शायद आ सकता है। इसमें बस इतना ही चीज होगा, एक बार देख लो, बस इतना चीज से ज्यादा नहीं पूछ सकता है जेईई मेंस। ये न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए देखते हैं, बस इतना चीज पढ़ना है। पहला सॉलिड स्टेट, दूसरा सॉल्यूशन, और तीसरा एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, चौथा केमिकल इक्विलिब्रियम, और पांचवा आयोनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। सॉरी इसका नहीं लिखा था, लिख दूंगा। तो सॉलिड स्टेट में हम लोग क्या क्या देखेंगे, पहला इस पे डेंसिटी वाला जो फॉर्मूला है उससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और फार्मूला ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड कहता है कि हाँ अगर कोई ए बी फार्मूला है, ठीक है ना, तो ए का अगर कोई कॉर्नर डाल दिए या फिर बी को अगर फेस कॉर्नर पे डाल दिए, ठीक है, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। या फिर बोल रहा है कि कोई भी अगर क्यूब है या फिर कोई भी ये, तो इसका अगर एक कॉर्नर खाली है, ठीक है ना, या फिर इसका फेस कॉर्नर खाली है या फिर कोई कॉर्नर खाली है, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, वो चीज पूछ सकता है। लेकिन सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्यूशन में मात्र इतना टॉपिक का जो भी फार्मूला है उसको देख लीजिएगा, क्योंकि इसी से क्वेश्चन आएगा सो आएगा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, वंडर वाल फैक्टर,
रॉल्स लॉ काफी इंपॉर्टेंट है, और हेनरी लॉ का ग्राफ देख लीजिएगा, हेनरी लॉ का ग्राफ देख लीजिएगा, और रॉल्स लॉ, ठीक है ना। और एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या देखना है आपको, क्वांटम नंबर और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो पिछला बार जो है हम लोगों का वो काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का, काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ पूछ लिया है, तो इस बार शायद हो सके तो वर्क फंक्शन और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ पूछे, तो इस बार वर्क फंक्शन पढ़ लिया, लेकिन देख लीजिएगा आप किसको, काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी को भी। ओके, जब हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में आता है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, केपी और केसी का रिलेटिव कैलकुलेशन देख लेना है, ठीक है ना, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि इससे ज्यादा आएगा तो एवरेज स्टूडेंट नहीं बना पाएगा। ओके, तो केपी और केसी का रिलेटिव इक्वेशन देख लेना है। और आयोनिक इक्विलिब्रियम का जब भी बात करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, सोलबिलिटी प्रोडक्ट, सोलबिलिटी प्रोडक्ट, या फिर इसमें बफर सॉल्यूशन, ठीक है ना, कि जैसे बफर सॉल्यूशन क्या होता है, ईडीटीए मेथड मानते हैं, कोई भी मेथड लेते हैं, तो ईडीटीए मेथड जब भी हम लोग वाटर केमिस्ट्री में लेते हैं, ईडीटीए मेथड किसका, वाटर केमिस्ट्री में लेते हैं, वाटर केमिस्ट्री का, तो हम लोगों का सॉरी जब भी हम लोग ईडीटीए लेते हैं वाटर केमिस्ट्री का, ठीक है ना, वाटर केमिस्ट्री का जब भी लेते हैं तो इसका हम लोग पीएच रखना पड़ता है कितना, 10 से 11। ओके, तो इसके लिए 10 से 11 हम लोगों का एसिडिटी रहना चाहिए, या फिर ये पीएच वैल्यू रहना चाहिए 10 से 11, तो उसका काम होता है पीएच वैल्यू को मेंटेन रखना बफर सॉल्यूशन का। तो वैसे ही जो होता है आयोनिक इक्विलिब्रियम में 2-3 प्रोडक्ट हम लोगों को बनाने के लिए बफर सॉल्यूशन का यूज करते हैं। बस इसमें इतना ही चीज देखना है, और एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देख लेते हैं और केमिकल काइनेटिक्स देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको क्या देखना है, सिर्फ और सिर्फ नर्स्ट इक्वेशन, ओके, और दूसरा फ्राडे लॉ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, नर्स्ट इक्वेशन में ई सेल नॉट का वैल्यू निकालना रहता है, और इसमें हम लोगों का लेमडा एम का वैल्यू निकालना रहता है। ये चीज आप लोग देख लीजिएगा। और लास्ट टॉपिक जो मैं बोलूंगा कि आ सकता है क्वेश्चन, केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है ना, इससे सिर्फ और सिर्फ कहीं से आएगा तो वो है हाफ लाइफ सर्कल, ठीक है ना, इसको देख लीजिएगा। अगर हाफ लाइफ सर्कल देख लिए तो समझिए केमिकल काइनेटिक्स का एक क्वेश्चन आ गया। तो मतलब यहां से देख लीजिए 1 2 3 4 5 और 6 क्वेश्चन। मतलब इस पेज में अगर जो भी चीज है अगर इसको पढ़ लिए तो आपको कितना हो जाएगा, 18 के 24 नंबर आराम से आपको आएंगे न्यूमेरिकल से, ये आसानी से आएंगे 24 नंबर। तो ये चीज आप देख लीजिएगा। जब अगर इस पेज का बात करेंगे तो इस पेज में कम से कम कुछ नहीं तो केवल रिएक्शन मेथड को जब आप देख लीजिएगा तो आपको कुछ नहीं तो 4 क्वेश्चन यहां से आएंगे, या फिर कुछ नहीं तो इसमें से 2 क्वेश्चन तो आना ही आना है। किससे, कैंजारो रिएक्शन या फिर एंडोल कंसंट्रेशन से एक आना ही आना है। और पॉलीमर बायोमोलिकुलर ये केमिस्ट्री को मैं नहीं गिन रहा हूँ, क्योंकि अगर आप पढ़िएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो इस चीज को मैं छोड़ रहा हूँ। अगर आप पढ़ लिए तो समझिए कि 2 क्वेश्चन मतलब 4 दूनी 8 नंबर आपका है, या फिर चढ़ती है 12, क्योंकि 3 क्वेश्चन आना ही आना है इससे। इस ऑर्गेनिक से कुछ नहीं तो 4 क्वेश्चन आना ही आना है फिक्स है। अब कहां से आए तो बस इतना ही है, रेजोनेंस एरोमेसिटी, हर्कल्स रूल या फिर प्लानर रूल या फिर SN1 SN2 E1 E2 जो है ऑर्गेनिक में एसिडिटी बेसिडिटी का ये कंपेयर देख लीजिएगा। तो इसमें से आपको 4 क्वेश्चन आना ही आना है जो आपको देख लेना चाहिए। और ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से CFT या फिर BBT या फिर कलर कोऑर्डिनेशन से 1 क्वेश्चन आना ही आना है। किससे, 1 क्वेश्चन आना ही आना है। और इसमें मैंने क्या बोला था, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में सिर्फ और सिर्फ इतना चीज देख लीजिएगा, NCERT देखिएगा। ये मैं बार बार बोल रहा हूं, NCERT का केवल देखिएगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी जिस भी मतलब एलिमेंट का दिया हो, तो केवल एलिमेंट किसका लेना है, NCERT का एलिमेंट का सिर्फ लेना है, तो ही आप JEE मेंस का देख पाइएगा। और इसका केवल प्रॉपर्टीज देख लेना है, और इसका प्रोडक्ट मतलब इसका प्रोडक्ट देख लेना है, और प्रोडक्ट का देख लेना है कि इसका प्रोडक्ट क्या कब ऑक्सीडाइज करते हैं तो क्या प्रोडक्ट देता है, या फिर कब रिडक्शन इसका प्रॉपर्टीज जब भी हम लोग आते हैं तो क्या हम लोगों को ये प्रोडक्ट देता है, या फिर K2C2O7 देता है तो क्या देता है। ओके, तो ये चीज देख लीजिएगा। सॉरी K2CR2O7। आप अगर इतना देख लिए तो आपका मतलब कुछ नहीं तो 60+ मार्क्स आना ही आना है। और हाँ, इसमें मैंने मात्र 30 टॉपिक लिया है, तो इसको देख लीजिएगा। ये 30 टॉपिक अगर आप पढ़ लिए तो आपको 60+ मार्क्स आ जाएगा।
बेस्ट ऑफ लक फॉर केमिस्ट्री। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विथ योर बैचमेट। शेयर कर दीजिएगा अपने जो भी बैचमेट है उनको, ताकि उनको